नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल और आज एक ज़रूरी प्रश्नोत्तरी समझ लीजिए कि लोगों के कुछ सुझाव हैं उन पर बात करनी है, कुछ उनके क्वेरीज़ हैं उन पर बात करनी है। अभी हाल फिलहाल में कैलकुलेटर जारी किया है उस पर बात करनी है, 8वें पे कमीशन पे बात करनी है और पेंशन बहाली की लड़ाई कहाँ तक पहुंची, अब अगली रणनीति क्या है उस पर बात करनी है। इन सभी मुद्दों को लेकर के आज मैं आपके बीच लाइव हो रहा हूं। मेरी आप सभी साथियों से गुजारिश है कि जो भी लोग भी जुड़ गए हैं एक बार नीचे हाय हेलो गुड इवनिंग एक बार कमेंट कर देंगे तो थोड़ा सा पता चल जाएगा। और जो लोग जुड़ गए हैं उन सभी से अपील रहेगी कि एक बार शेयर भी कर देंगे इस वीडियो को, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच जाएंगे। बुद्ध सिंह जी, अंकुर त्रिपाठी साहब, रिजवान खान साहब, गौतम कुमार गौरव जी अरुणाचल प्रदेश से आप सभी का स्वागत है। भृगु कुमार दास जी, प्रमोद कुमार पटेल साहब, आशीष पुरोहित जी, आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़ रहे हैं। एक बार शेयर कर देंगे तो और लोगों तक हम पहुंच जाएंगे आसानी से। और 2 मिनट ले लेते हैं और उसके बाद हम अपनी बात को शुरू करेंगे। हरदेश कुमार, विजय सिंह साहब नमस्कार। रेलवे अमरेश जी, अमरेश यादव जी जी छत्तीसगढ़ से, चंदन जी, हितेश भितरिया साहब, प्रजापति जी, दानिश अब्बास जी, एक बार शेयर भी कर देंगे। लेख सिंह साहब, आप सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी साथियों का, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं। और मेरी फिर आपसे अपील रहेगी कि एक बार शेयर भी कर देंगे इसको जी जी। जी बस 1 मिनट और रुकेंगे। अनुराग मिश्रा साहब का मैसेज आ गया है कि मिश्रा जी जुड़ चुका हूं मैं, आप अगर उस पर आएंगे तो। कभी कभी नेट का थोड़ा सा इशू होता है, कहीं कहीं स्लो चलता है तो उस वजह से भी चीज़ें नहीं दिख पाती हैं। अमिताभ बरुआ जी असम से जी, आप सभी को नमस्कार। जितेंद्र पांडे साहब, निकुंज साहब उड़ीसा से, कन्हैया लाल पटेल जी, अनंत कुमार त्रिपाठी जी, अनिल सिंह साहब, आप सभी को नमस्कार। थैंक यू सर, मेरे सभी भाई जिंदाबाद। तो मैं आज की बात शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमने एक कैलकुलेटर बनाया था, तकरीबन तकरीबन 1 महीना लगा था। हमारे साथ कुछ डेवलपर साथी थे, उसमें मैं दोनों साथियों के नाम जरूर लूँगा। एक मोहित जी थे और एक संदीप जी थे। उन सभी साथियों ने, चूँकि हमारा तो केवल गाइडेंस था, मैं कोई सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट नहीं हूँ, हमारा गाइडेंस था, हमारा फार्मूला ज़रूर था, लेकिन कोडिंग उन साथियों ने किया था। और स्पेस उन्होंने प्रोवाइड कराया, मोहित जी ने स्पेस प्रोवाइड कराया। और मतलब काफ़ी 1 डेढ़ महीने की मशक्क़त के बाद हम लोगों ने जिस कैलकुलेटर को जारी किया 18 जुलाई को, कैलकुलेटर को जारी करने के पीछे केवल और केवल ये मंतव्य था, ये उद्देश्य था कि कर्मचारी पहले समझ सके कि एनपीएस से हम यूपीएस में गए हैं तो क्या बदलाव आया है और ओपीएस के मुकाबले यूपीएस में क्या मिला है, क्या अभी बाकी है। तो अब चूंकि ये भविष्य की बातें हैं तो इसके लिए ये ज़रूरी था कि एक ऐसा डेटा आपके पास हो, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू आपके पास हो, जिससे आप ये समझ पाएँ कि अगर कोई साथी एनपीएस से यूपीएस में स्विच करता है तो क्या होगा उसके रिटायरमेंट पर, और स्विच नहीं करता है तो क्या होगा उसके रिटायरमेंट पर। सबसे बड़ी बात है कि हमें चाहिए ओपीएस। तो हमें ओपीएस चाहिए, सरकार एनपीएस यूपीएस हो सकता है कल को कुछ और किसी और उस पर चली जाए। तो हमें ये जानना है कि ओपीएस में अगर हम होते तो हमें हमारे रिटायरमेंट पर क्या मिलता। उस समय जब हम 2040 में, 41 में, 42, 43 या जब भी जिसका रिटायरमेंट है 2050 या 50 के बाद, उस समय जब उसका रिटायरमेंट होगा तो उस समय उसकी एक्सपेक्टेड बेसिक सैलरी कितनी होगी, उस समय डियरनेस अलाउंस क्या होगा। तो चूंकि पेंशन इन्हीं दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो अगर हमें ये पता हो कि हमारे रिटायरमेंट पे हमारी बेसिक सैलरी कितनी होगी, एक एक्सपेक्टेड वैल्यू, और दूसरा उस समय डियरनेस अलाउंस क्या होगा, तो हम ये जान सकते हैं कि ओपीएस में हमारी पेंशन कितनी होती है।
अब दूसरी बात यह है कि उस समय हमारे पास फंड कितना हो सकता है रिटायरमेंट के समय। तो इसको ध्यान में रख करके इस कैलकुलेटर को हम लोगों ने डेवलप किया था, और इस कैलकुलेटर को बहुत एक्यूरेट करने के लिए हमने सारा डेटा बहुत मिनिमम लिया है, ताकि ऐसा ना हो कि हम उस डेटा को बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाएं लोगों को एक सच। क्योंकि अभी जो काफ़ी लंबे समय से, अगर मैं सेवेंथ पे कमीशन की भी बात करूं, तो सेवेंथ पे कमीशन जब आया था उस समय डीए 125% हो चुका था। उसके मुकाबले जो फाइनल ग्रोथ थी, जो ओवरऑल ग्रोथ थी, वो 24 से 34% के आसपास थी। मतलब मैक्सिमम 34% की ग्रोथ हम लोगों को मिली थी। तो अभी का जो सिनेरियो है वहाँ कहीं से भी नहीं लग रहा है, सरकार की मंशा कहीं से भी नहीं लग रही कि वो हमें कोई अच्छी ग्रोथ इस पे कमीशन में देगी। क्योंकि 6 महीने बीत चुके हैं, अभी फिटमेंट फैक्टर तो दूर की बात है, अभी पे कमीशन की जो कमेटी है, जो उसके मेंबर्स हैं, उनके सदस्यों के नाम का ऐलान ही नहीं हुआ है। तो ये मतलब बहुत दूर की बात है कि अभी पे कमीशन आएगा तो क्या होगा। हालांकि हमने अपने पे जो कैलकुलेटर है उसमें 1.9 का मिनिमम फिटमेंट फैक्टर लिया है और उसको कैलकुलेट किया है। दूसरी बात, हर साल हमने 3% का इंक्रीमेंट लिया है। एमएससीपी को हमने काउंट नहीं किया है, क्योंकि एमएससीपी हर डिपार्टमेंट में नहीं मिलती। कहीं कहीं क्या होता है कि 5 साल में 6 साल में प्रमोशन हो जाते हैं। हम जैसे लोगों के डिपार्टमेंट में 20-20 साल में भी प्रमोशन नहीं है। तो इन चीज़ों को हमने कैटर किया था, ध्यान में रखा था। और उसके अलावा अगले पे कमीशन को हमने बहुत कम, मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 1.5, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट किया कि 10 साल में एटलीस्ट जो है डियरनेस अलाउंस 40% तो हो ही जाएगा। और उसके बाद हमने केवल और केवल 10% की ग्रोथ ली थी। तो हमने 1.5 का अगले सभी जितने में पे कमीशन हो सकते हैं, 36 में, 46 में, 56 में, 66 में, तो हमने मिनिमम फिटमेंट फैक्टर ले करके हमने एक अप्रॉक्सीमेट बेसिक सैलरी रिटायरमेंट के समय कैलकुलेट करके उसमें दी है। हर जनवरी में और हर जुलाई में हमने 2-2% मिनिमम हमने डियरनेस अलाउंस लिया है। उस आधार पर हमने ये डेटा तैयार किया है अपने कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर में हमने 2 टेबल बनाई है। एक 60% विड्रॉल जो कि सरकार दे रही है, मतलब 60% विड्रॉल का मतलब हो गया कि डिफॉल्ट ऑप्शन। अगर आप रिटायर होते हैं तो 60% आपको दे दिया जाता है, 40% पर आपको पेंशन खरीदने के लिए कहा जाता है। ये हो गया डिफॉल्ट ऑप्शन। अब चूंकि हमें तुलना करना था ओल्ड पेंशन स्कीम से, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमें क्या मिला है या क्या मिलेगा अगर हम शिफ्ट करते हैं, और अगर हम शिफ्ट नहीं करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो इसके लिए ज़रूरी था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ इन दोनों डेटा को कंपेयर कर सके। तो इसके लिए हमने एक नई टेबल बनाई, उसको दिया 40% विड्रॉल टेबल। अब 40% कैसे, इसको पहले आप समझ लेते हैं कि हमने क्या किया है। हमने ये निकाला कि आपके रिटायरमेंट पर या आपके वॉलंटरी रिटायरमेंट पर, अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो रिटायरमेंट की डेट वॉलंटरी रिटायरमेंट पे डाल दीजिए जब आप लेना चाहते हैं। तो उस समय आपकी बेसिक क्या होगी, उस समय आपका डीए क्या होगा, और अगर आप एनपीएस में रहते हैं तो टोटल कॉर्पस कितना हो सकता है टोटल, यानी एनपीएस में 10 + 14 वाला कितना अमाउंट इकट्ठा हो सकता है, ये आपका हो गया एनपीएस का। अगर आप यूपीएस में जाते हैं तो 10 + 10 रह जाएगा वहां पर, क्योंकि 10 + 14 नहीं रहेगा। वहां सरकार क्या करेगी, 10 + 10 चलाएगी और 8.5% जो अलग से उसने कहा है वो पूल कॉर्पस में डालेगी। उसका कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमने बना दिया यूपीएस का कॉलम। अगर आपको ओपीएस मिल जाती है तो क्या होगा, तो फंड आपका वही होगा जो आप डिडक्ट कराएंगे, और डिडक्ट कितना करवा रहे हैं, 10%। यानी हमने मान लिया कि आपका हिस्सा जीपीएफ हो गया। अगर आपके पैसे को जीपीएफ कंसीडर किया जाए तो उस समय कितना पैसा इकट्ठा हो पाएगा, तीनों बराबर हो गए। अब हमने क्या किया, अगर हम 40% लमसम निकालते हैं टोटल में से, एनपीएस में से भी 40% निकालते हैं और यूपीएस में से भी हम 40% निकालते हैं। क्यों, क्योंकि यूपीएस में एक लमसम अमाउंट मिलता है, अगर उसको प्लस 40% को जोड़ देते हैं तो आपका हिस्सा जीपीएफ की तरह पूरा का पूरा वापस निकल आता है, यानी कि वो हो गया जीपीएफ, यानी ओपीएस के इक्विवेलेंट फंड हो गया। अब जो पेंशन बचती है वो कितनी बचती है, ये बेसिक अंतर बचा। तो वो हमारी टेबल आपको बताएगी कि एनपीएस में अगर आप बने रहते हैं तो अपना हिस्सा निकालने के बाद कितनी पेंशन बनेगी,
अगर आप यूपीएस में चले जाते हैं तो अपना हिस्सा वापस निकाल लो, अपना अंशदान पूरा का पूरा ब्याज सहित वापस निकाल लो, तो कितनी पेंशन बनेगी। और अगर आप उस समय ओपीएस में हो तो आपको कितना पैसा मिलेगा और कितनी पेंशन मिलेगी। ये हमारी बेसिक उसमें एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए था, ताकि लोग उसको समझ सकें। हमने इस कैलकुलेटर को, और ऐसा नहीं, मनी 9 जैसे प्रतिष्ठित जो न्यूज़ चैनल है उसने इसको बाकायदा 18 जुलाई को लॉन्च किया, और लॉन्च करने से पहले बाकायदा उसकी टेस्टिंग की, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कैलकुलेटर हैं। भारत सरकार का खुद का है, क्लियर टैक्स वालों का है, जितने भी ग्रो का है, और एसबीआई का है, एलआईसी का है, बहुत सारे पेंशन कैलकुलेटर हैं तो मौजूद है मार्केट में। कोई भी किसी से भी देख सकता है, लेकिन हमारी समझ में वो सभी बहुत कठिन थे, उनको हमें ही समझने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो हमको लग रहा था कि ये कैलकुलेटर हमारे कर्मचारी साथियों के लिए किसी काम के है नहीं, तो हम अपना एक कैलकुलेटर जारी करते हैं। तो गोपीनाथ जी सैल्यूट सर, आपको भी सैल्यूट। तो अगर किसी का क्वेश्चन होगा तो मैं अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन ले लूँगा। पहले मैं इसको थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर दूं कि हमने क्या बनाया, क्या मिला, क्या हासिल हुआ। तो 18 तारीख को हमने इसको फ्री ऑफ कास्ट लॉन्च किया था, बिना किसी फीस के। हमारी अपील थी, हमारे जो डेवलपर थे उनसे भी हमने कहा कि जो भी होगा पैसा, हम जितना भी लगेगा इसको बनाने में, स्पेस का पैसा हो या किसी और चीज़ का पैसा हो, तो वो हम सारा बियर करेंगे। और उन्होंने बनाया, और 10 दिन तक हमने उसको चलाया, और 10 दिन तक हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। 25,652 के आसपास लोगों ने उसको देखा, विजिट किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि उतने लोगों ने उसमें डेटा भर के भी देखा होगा, लेकिन कैलकुलेटर को विजिट जरूर किया इतने लोगों ने। 10 दिन के बाद, उन 10 दिनों में सबसे बड़ी बात है कि वो पूरी तरीके से एक तो फ्री ऑफ कास्ट था, लेकिन हमने उसमें स्वेच्छा से सहयोग के लिए हमने उसमें एक अपना बार कोड दिया था कि जो साथी स्वेच्छा से सहयोग करना चाहते हैं वो हमें सहयोग कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले उन साथियों का बहुत बहुत आभार जिन्होंने स्वेच्छा से सहयोग किया। कुल मिलाकर के हमने आज पूरा अपना डेटा निकाल लिया है। मेरा कैनरा बैंक का अकाउंट है जिसमें वो हमारा दिया हुआ है, जो बार कोड स्कैनर कोड जो हमारा दिया हुआ है, उसका हमने 18 जुलाई से, अगर आप देख पाए तो ये दिखेगी आपको डेट, ये 18 जुलाई से हमने डेटा निकाला है। और वो ये अमाउंट हैं 1 2 3 4 जितने लोगों ने हमको कंट्रीब्यूशन दिया है। मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि नाम इसमें पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन कुल मिलाकर के हमें 23 लोगों ने, ये हो गया 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये हमारा अपना है 21 22 और 23 लोगों ने टिल द डेट, आज तक हमें 23 लोगों ने 200 रुपये के हिसाब से, यानी कि 4600 रुपये, 4600 रुपये का कंट्रीब्यूशन दिया है। तो इन सभी साथियों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने स्वेच्छा से, क्योंकि कोई फीस नहीं थी उसमें, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वेच्छा से मतलब जो है सेवा के बदले उन्होंने सहयोग दिया। तो इन सभी 23 साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें से 2 साथी ऐसे हैं जिन्होंने 200 रुपये की जगह 500 रुपये का कंट्रीब्यूशन दिया है। तो एक राजेश जी हैं और एक और साथी है, उनका नाम चूंकि इस पर नहीं शो हो रहा है, नाम नहीं देख पा रहा हूँ कि ये कौन से साथी हैं, लेकिन उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कुल मिलाकर के 4600-4800 रुपये, करीब करीब 4000, मतलब लगभग 5000 रुपये का कंट्रीब्यूशन इन सभी साथियों ने दिया है। उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। कल से ये हमने डेवलपर को पूरी तरीके से हैंड ओवर कर दिया है ये कैलकुलेटर, क्योंकि देखिए डेवलपर ने भी करीब करीब 15-20 दिन कोडिंग करके मेहनत की। स्पेस उन्हीं का है, मेरे पास कोई स्पेस नहीं है, हमने तो बस फीस दे दी स्पेस की, लेकिन रन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं और बार बार कुछ न कुछ करेक्शन करने होते हैं, कुछ न कुछ एरर आ जाती है, उनको भी ठीक करने होते हैं। तो अब हमने कल इस कैलकुलेटर को पूरी तरीके से उन्हें हैंड ओवर कर दिया, लेकिन आज भी हम लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करते रहे क्योंकि उस पर फ़ोन नंबर मेरा ही पड़ा है। तो अब वो पूरी तरीके से हमारे वेब जो डिज़ाइनर है या कह लीजिए डेवलपर है उनके पास चला गया है। और आज तक का मतलब जो डेटा उन्होंने दिया है, 70 लोगों ने तकरीबन 30 लोगों ने कल और 40 लोगों ने आज 50-50 रुपये के हिसाब से कंट्रीब्यूशन दिया है। तो तकरीबन उनके अनुसार 3500 रुपये, 3500 रुपये का कंट्रीब्यूशन उनके पास टोटल आया है। तो उनकी तरफ से भी आप सभी लोगों को धन्यवाद कि जिन्होंने भी कंट्रीब्यूशन किया। और अब इस
कैलकुलेटर को चेक करने या विजिट करने वालों की संख्या लगभग 26,500 हो चुकी है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस कैलकुलेटर पर विश्वास जताया। और मैं कोई चूँकि साइबर एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरे पास तो खैर मैं एक आइडिया दे सकता हूँ जो मैंने उनको दिया। तो उन साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि, और जो भी साथी सहयोग करना चाहें उनका अभी भी स्वागत है, वो कर सकते हैं सहयोग। और हमारा भी चूँकि मानना है कि कोई भी चीज़ जो इस तरह की हो वो एकदम फ्री नहीं होनी चाहिए, मेरा खुद का मानना यही है, क्योंकि फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं होती है। वो समाज कोई भी हो, चाहे कर्मचारियों का समाज हो, चाहे किसी और का समाज हो। मुकेश शर्मा जी का नमस्कार आप सभी का मुझे मिल गया है। तो एक तो बात ये थी कि मुझे आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करना था कि कैलकुलेटर बहुत ही सक्सेस हुआ। कुछ यूट्यूबर्स ने उस पर वीडियो बनाया है, मैंने खुद वो वीडियो देखा है। और एक यूट्यूबर ने तो उनका बहुत अच्छे, उनकी फैन फॉलोइंग भी है, सब्सक्राइबर्स उनके अच्छे खासे हैं, कई लाख में हैं। और उन्होंने वीडियो बनाया, उन्होंने टॉप 3 कैलकुलेटर्स को डिस्कस किया है अपने यूट्यूब पर। मेरी कभी उनसे बात नहीं हुई है, मैंने पहली बार वो वीडियो देखा और उन्होंने टॉप 3 में इस कैलकुलेटर को रखा है। इस कैलकुलेटर में डेटा कैसे भरना है इसको मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ताकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि डेटा गलत भर रहे हैं। गलत भरने की वजह से फिर उसका रिजल्ट भी गलत ही आएगा, फिर वो उनकी कंप्लेंट आती है कि सर इसमें तो कई करोड़ दिखा रहा है वैल्यू। तो इंस्ट्रक्शंस को लोग ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप इंस्ट्रक्शंस को ठीक से पढ़ेंगे तो एकदम वैल्यू करेक्ट आएगी। देखिए, पहली जो वैल्यू भरनी है उसमें बेसिक सैलरी, करंट बेसिक सैलरी भरनी, जो आपकी बेसिक सैलरी है वो भर दीजिए। दूसरा है डीए इन परसेंटेज, आपको डीए इन परसेंटेज लिखना है। लोग क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए किसी की 1,00,000 रुपए बेसिक सैलरी है और 50% डीए तो उसमें 50,000 भर रहे हैं। ये नहीं करना है, उसमें केवल 50 लिखना है, परसेंट लिखना है, जितना परसेंट उतना लिखना है, वैल्यू नहीं भरनी है। तो अगर 50% है तो 50 भरिए, 55% है तो 55 भरिए, या जिन स्टेट्स में अभी डीए कम है जितना है उतना भरिए। फिर तीसरा है डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट ठीक से भर दीजिए। उसके बाद है करंट एनपीएस फंड, कितना पैसा है, एग्जैक्ट अमाउंट भरेंगे तो बेहतर कैलकुलेशन आएगी। आप अगर आइडिया से भरोगे कि 15 लाख है या 20 लाख है तो उस हिसाब से कैलकुलेशन कर देगा। जितना आज की डेट में आपका डेटा आपके एनपीएस में, करंट अकाउंट एनपीएस में करंट फंड है, वो पूरा डेटा भर दीजिए। फिर चौथा, पांचवा है पॉइंट, टोटल सर्विस लेंथ। अब कई लोग क्या पूछ रहे हैं कि टोटल सर्विस लेंथ में जब वहाँ टोटल लिखा है तो इसका मतलब जिस दिन आपने ज्वाइन किया था और जिस दिन आप रिटायर होंगे तब तक कितने साल हो रहे हैं। 7 साल हो रहे हैं, 17 साल हो रहे हैं, 27 साल हो रहे हैं, 37 साल हो रहे हैं, जितने साल हो रहे हैं उतने साल भरने हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि अभी मेरा एनपीएस नहीं कटा है, 10 साल, अब 20 साल बचे तो उसमें 20 ही साल भर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपका करंट फंड कितना है उतना भर दीजिए, 0 है तो 0 भर दीजिए और टोटल सर्विस लेंथ वही रहेगी। तो इस तरह से अगर आप भरेंगे तो आपको बहुत अच्छी एक्सपेक्टेड जो हमारी वैल्यू आएगी। तो जब आप रिटायर होंगे स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, ये 10 से 15% का वेरिएशन होगा, इससे ज़्यादा वेरिएशन होगा नहीं आज की डेट में। तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि ओपीएस के मुकाबले हम कहाँ पर पहुँचेंगे अगर हम यूपीएस में जाते हैं तो, और अगर हम एनपीएस में बने रहते हैं तो क्या होगा। तो इन तीनों चीज़ों को आप बहुत बारीकी से आप समझ पाएंगे, किसी की फिर आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस टेबल को ध्यान से देखेंगे, 10-15 मिनट देंगे उस टेबल पर, तो आपको फिर किसी से पूछने की ज़रूरत रह ही नहीं जाएगी। इतना आसान तरीके से उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो थी हमारे आज के कैलकुलेटर के लिए। अब मैं कुछ सवाल देख लेता हूँ कि सर की हाँ, अभी अभी किसी साथी ने मुझे 50 रुपये भेजे हैं, तो प्लीज़ देखिए, कुछ लोगों ने अनाप शनाप भी कमेंट किए हैं कि 25,000 गुणे 50 पता नहीं कितना, 12,50,000 बना दिए थे, तो 12,50,000। तो मैं अपना एक बार अकाउंट नंबर ही बता देता हूँ आप लोगों को। मेरा अकाउंट नंबर है 90502010141951, कैनरा बैंक का है। अगर कोई आपका फ्रेंड कैनरा बैंक में है, सबके दोस्त कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी बैंक में है, उनसे आप कहिए कि इनका केवल डेटा चेक कर लें, बस दैट्स ऑल। और वो आप जो हमारा कैलकुलेटर है उस पर हमारा बारकोड स्कैनर मौजूद ही है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आप आराम से, मेरा वीडियो तो रिकॉर्ड हो गया, जो मैंने डेटा बोला वो रिकॉर्ड हो गया। 90502010141951 कैनरा बैंक, बहुत आसान है सब कुछ। मेरा, हम ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन डे 1 से डेटाबेस पे काम करता है और भारत का एकमात्र संगठन है
जिसने पेंशन बहाली मुद्दे पर भारत सरकार के साथ कम से कम 4 बार आधिकारिक टेबल टॉक वार्ता की है। एकमात्र संगठन अदर देन जेसीएम, ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के अलावा दूसरा कोई संगठन नहीं है पूरे भारत में। रोने गाने को आप कितने चिल्लाते रहो, ये करो वो करो करो, आप चिल्लाते रहो, सरकार बुलाती केवल उसी को है। पहली बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बुलाएगी, स्टेट गवर्नमेंट को कभी नहीं बुलाएगी। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, जितनी जल्दी समझेंगे उतना आसान हो जाएगी आपकी लड़ाई। दूसरी बात, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ओपीएस दो तरह से बहाल हो सकती है, एक एनपीएस को ख़त्म करके और दूसरा एनपीएस को बदल करके। एनपीएस को ख़त्म करके पेंशन बहाल करना उतना आसान नहीं है। अगर आसान होता तो 2024 के लोकसभा चुनावों में जब विपक्ष, जो भारत का सबसे बड़ा विपक्ष है, जो कि आपके मंच पर मौजूद रहा, पेंशन बहाली की हर जगह बात करता रहा, उसने भी अपने मैनिफेस्टो में नहीं डाला। यहाँ तक कि उसने 25 गारंटी डाली, फिर भी नहीं डाला ओपीएस। तो इससे आप समझिए, बिना दिमाग लगाए कुछ भी चिल्ला देना आसान है, लेकिन उससे समाधान नहीं मिलता। दूसरा तरीका है, एनपीएस में ऐसे क्या बदलाव किए जाए कि वो ओपीएस बन जाए। वो मुझे समझ में आता है, हम उस पर काम कर रहे हैं और धीरे धीरे हम एनपीएस से ओपीएस की तरफ पहुंच रहे हैं। अभी हम यूपीएस पर पहुंचे हैं और सब कुछ ठीक रहा तो 2025 में ही हम पूरी की पूरी ओपीएस लेकर के आएंगे। नाम बदले चाहे ना बदले, उससे हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हमारी स्ट्रेटजी ये है, हम इस तरह से काम करते हैं। जो लोग हमसे जुड़े हैं, नज़दीक से जुड़े हैं, हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं, उनकी समझ में। अभी हम बनारस में गए थे, बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। बनारस में कई सौ लोग मौजूद थे, उन्होंने देखा और 1.5 घंटे तक बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट करके चीज़ों को समझा और लोग बड़े प्रभावित हुए। और अब मैं सबसे पहले चेन्नई यानी तमिलनाडु के कर्मचारियों को, जिन्होंने 23 तारीख से 26 तारीख तक 4 दिन लगातार बिना कुछ खाए पिए हंगर स्ट्राइक किया है पुरानी पेंशन बहाली के लिए। 2021 में स्टालिन सरकार, आप लोगों को फिर बता दूं, वहाँ ना कांग्रेस की सरकार है ना बीजेपी की सरकार है। करुणानिधि जी के बेटे हैं स्टालिन, उनकी सरकार है, और वो है डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। ये पार्टी है जिसका कांग्रेस या भाजपा से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने 2021 में वादा किया था कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। 2021 में वो सत्ता में आए, अभी 2025 चल रहा है, ख़त्म होने की कगार पर है, और 2026 में चुनाव ड्यू हैं वहाँ के। इसलिए हमारे लोगों ने वहाँ, मैं उन चारों साथियों के भी नाम लूँगा, फ्रेडरिक एंगल्स साहब और करिकालन साहब, और 4 साथी हैं हमारे जो वहाँ के मेन हैं। तो 2 साथियों के मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, फ्रेडरिक एंगल साहब और करिकालन साहब का नाम मुझे याद है। और ये तो हाँ, राजेश्वर साहब और एक साथी और हैं, जो 4 लोग वहाँ के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, जो कई सारे विभागों को मिला करके तमिलनाडु के सभी 38 डिस्ट्रिक्ट्स में पुरानी पेंशन बहाली की लौ को जलाए हुए हैं। उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, सभी जिला मुख्यालयों पर 1 दिन का हंगर स्ट्राइक रखा, और जो चेन्नई है, मतलब तमिलनाडु की जो राजधानी है, वहाँ पर उन्होंने 4 दिन तक लगातार हंगर स्ट्राइक किया। 26 तारीख को हमने जाकर के वो हंगर स्ट्राइक का समापन करवाया है। और अनडाउटेडली मैं दावे के साथ आज कह रहा हूँ कि तमिलनाडु के इतिहास में आने वाला नवंबर इतना क्रांतिकारी होगा कि तमिलनाडु की सरकार को पुरानी पेंशन बहाली के मसले पर एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। अगर स्टालिन सरकार ने ये फैसला नहीं लिया तो 2026 के चुनाव में स्टालिन सरकार को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। अब तमिलनाडु में सबसे अलग है, मैं आपको बताऊं कि तमिलनाडु में भारत सरकार में एनपीएस इंप्लीमेंट होने से पहले 2003 में भारत सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट किया 1 जनवरी 2004 से, और तमिलनाडु ने उसको लॉन्च कर दिया मार्च 2003 में ही। और उसका नाम भी, तमिलनाडु सरकार ने पीएफआरडीए के साथ कोई डील नहीं किया, मतलब वहाँ एनपीएस भी नहीं है, वहाँ है सीपीएस, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट स्कीम। सीपीएस भी उनका ऐसा है कि 10% उनकी सरकार डालती है, 10% आपका डिडक्शन होता है, और वो सारा का सारा 20% जो बनता है रिटायरमेंट पे सरकार दे देती है, लेकिन कोई पेंशन नहीं। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही जैसे सीपीएफ हुआ करता था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में।
तो कोई पेंशन नहीं है। सबसे बुरी बात कि तमिलनाडु सरकार, जो कि भारत के टॉप 3, टॉप 4 या टॉप 5 स्टेट्स है, जो लिटरेट स्टेट्स है, जिनकी जीडीपी टॉप 5 में आती है, जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स टॉप 5 में आता है, वहाँ की सरकार ग्रेच्युटी भी नहीं दे रही है, फैमिली पेंशन भी नहीं दे रही है, डेथ ग्रेच्युटी भी नहीं दे रही है, ना ही कोई और सुविधा दे रही है। वहाँ की सरकार कर्मचारियों को सुख सुविधाएं या उनको पेंशन या ग्रेच्युटी देने के मामले में सबसे फिसड्डी है, और ये बात पूरे हिंदुस्तान को नहीं पता। ये जो है इतनी बड़ी मतलब त्रासदी है कि तमिलनाडु जैसे स्टेट से आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो ग्रेच्युटी या डेथ ग्रेच्युटी भी नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं। जबकि दुनिया के किसी कोने में वर्कर्स, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर हो, चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर हो, ग्रेच्युटी से उसको वंचित, डिप्राइव नहीं किया जा सकता, लेकिन वहाँ चल रहा है। हाँ, कुछ किसी साथी का कुछ मैसेज मैंने देखा है। कह रहे हैं कि उनके फलाने के साथ में अगर लड़ रहे होते तो ओपीएस मिल जाती। बताओ, इसका मतलब हम साथ में नहीं है इसलिए ओपीएस नहीं मिली, या इसको हम ताकत माने या क्या माने, या ये माने कि जिसको कभी टेबल टॉक करने का तक अवसर नहीं मिला, जो आज तक, देखिए मैं आपसे ज़्यादा नहीं कहूँगा लेकिन इतनी सी बात कहूँगा, हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे पहले पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री से प्रस्ताव पास कराने वाले हम थे। छत्तीसगढ़ के सबसे पहले मुख्यमंत्री से 2018 में मिल करके ओपीएस पर बात करने के लिए उनकी कंसेंट लेने वाले हम थे। नॉर्थ ईस्ट के, पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली के लिए कमेटी का गठन हमने करवाया। वर्ष 2022 में आउटलुक मैगजीन ने इसीलिए हमें वन ऑफ द चेंज मेकर ऑफ द ईयर के तौर पे कवर पेज पे छापा। बस आप देखिए, लोग कहते हैं ना कि गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, हमारे यहाँ भी एक ऐसी मीडिया है। आप वो ही देख पा रहे हैं जो आपको दिखाया जा रहा है, आप वो देख ही नहीं पा रहे ना तो आपको पता भी नहीं है कि असल में क्या चल रहा है। मैं फिर एक बार कहूँगा, स्टेट गवर्नमेंट लीडरशिप को भारत की सरकार यानी केंद्र सरकार कभी इस मुद्दे पर इनवाइट नहीं करेगी। सरकार केवल जेसीएम से बात करेगी, यही उसका तरीका है। या अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, आपके पास कोई ऐसा प्रपोजल है, आपके पास कोई ऐसा समाधान है, ब्लूप्रिंट है, मॉडल है, जिसको आप सरकार के साथ डिस्कस करना चाहते हैं कि इस तरह से हम कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की समस्या भी खत्म कर देंगे और सरकार की समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी, तो इस तरह का अगर कोई मॉडल है तो हो सकता है आपको मौका मिले, आप रखिए। अब बताओ ना, आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है, कोई मॉडल है, कोई रेजोल्यूशन है, कुछ आपने पब्लिश किया है, कुछ है, दिखाओ। एक खामखा हूँ बहू चिल्लाते रहो, हमारा कुछ उसमें जा नहीं रहा है। लेकिन ये बात याद रखिए कि कर्मचारी जितना बरगलाया जाएगा, और बरगलाना सेंटीमेंटल करके बरगलाना आसान है। सबसे अच्छा तरीका है आदमी को सेंटीमेंट्स में डुबो के रखो। सेंटीमेंट्स में डुबो के रखने से चंदा भी मिलता है, धंधा भी अच्छा चलता है, यही सच है। आप या तो चंदे के शिकार हैं या फिर धंधे के शिकार हैं, आप एजेंडे के शिकार नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि सोल्यूशन क्या है, आएगा कैसे। समस्या तो हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोगों के पास है, ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके पास कोई समस्या ना हो। खैर, हम उस पर ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। तो खैर, हम इस तरह से बात करते हैं, और हमारा कोई पेटेंट थोड़ी है पुरानी पेंशन बहाली का कि हमने पेटेंट करा रखा है, या फिर जिसका कोई पेटेंट हो तो वो पेटेंट दिखा दे। भाई, कोई नहीं लड़ेगा हिंदुस्तान में। हम तो कह रहे सारे पेटेंट अपने नाम करा ले कि वही एकमात्र लड़ेगा, और पूरी जिंदगी लड़ेगा। अब वो जब नहीं रह जाएगा तो उसके बच्चे लड़ेंगे। करा ले पेटेंट, हमको क्या दिक्कत है, वो पेटेंट करा ले। पेंशन बहाली की लड़ाई की करा ले, ई अटेंडेंस रुकवाने का पेटेंट करवा ले, स्कूल मर्जर बंद कराने का पेटेंट करवा ले, और भी जो जितने निजीकरण रुकवाने का पेटेंट करा ले। किसी ने रोका थोड़ी है किसी ने। हम अपना काम कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए कर रहे हैं। हमारे लोगों को हम कह रहे हैं, वो हमारे पास चाहे 200 हो चाहे 2 लाख हो, उन्हें हम पर विश्वास है। मेरी वो ताकत है, हम उनके विश्वास पर काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हम में विश्वास है। आपके पास 10 लाख है, आप सरकार गिरा दो, किसी ने रोका थोड़ी है। आप बदल दो, आप तो 4 बार गिराने की कोशिश कर चुके हैं। अब क्या करें, गिर ही नहीं रही है, तो हम तो सरकार वाले एजेंडे में कभी जाते ही नहीं है। तो खैर, हमारा काम है कि सरकार के साथ टेबल टॉक करके मुद्दे का समाधान निकालना, अपने लोगों को जस्टिस दिलवाना।
30 मार्च 2021 को भी जब डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में हमने ओपीएस का विकल्प करवाया था। फिर 24 फरवरी को भी भारत सरकार के साथ वार्ता में बैठ करके यूपीएस में भी ग्रेच्युटी का इनकॉर्पोरेशन हम लोगों ने उसी दिन दे दिया था कि अब आ जाएगा, और 18 जून को आ भी गया। खैर उस पर अब बात नहीं करेंगे, ज़्यादा बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये हमारी तरफ से था। अब बात करते हैं 8वें पे कमीशन की, क्योंकि ये इस समय का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। लेकिन उस पर बात करने से पहले हाँ, इनकी एक विश्व विजय विद्रोही जी, लेंथ ऑफ सर्विस कब से काउंट होगी? जब से एनपीएस कट रहा है? नहीं 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 नहीं, लेंथ ऑफ सर्विस जिस दिन आपने नौकरी ज्वाइन की थी उस दिन से। आपका नहीं कटा 5 साल, वो एक अलग मैटर है, आप उसको रिप्लेनिश कर सकते हैं। अगर आप उस पैसे को रिप्लेनिश नहीं करेंगे तो प्रोपोर्शनेटली पेंशन कम हो जाएगी, लेकिन लेंथ ऑफ सर्विस कम नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि आपने 20 साल पीछे नहीं कटवाया, अगले 18 साल कटवाया है तो आपकी केवल लेंथ ऑफ सर्विस 18 साल होगी। नहीं, 38 साल होगी। लेंथ ऑफ सर्विस हमेशा डे 1 से, जब आपने नौकरी ज्वाइन किया था तब से होगी, और जिस दिन तक रिटायर होंगे उस दिन तक होगी। तो इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपका एनपीएस कब से कटा, कब से नहीं कटा। बहुत सारे लोगों के अंदर एक भ्रांति है कि वो एनपीएस अगर कटवाना शुरू कर देंगे तो ये हो जाएगा कि उनको ओपीएस नहीं मिलेगा। इससे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण और कोई सवाल नहीं हो सकता। कितने लोग हैं जो 15-18 साल की नौकरी में रिटायर हो गए, उन्होंने अपना पैसा भी नहीं कटवाया, रिटायरमेंट पर फंड भी जीरो हो गया, कुछ लेकर के भी नहीं गए। दूसरी बात, अगर ओपीएस बहाल होगी तो आपका पैसा, जो आपका अंशदान है, जो आपका हिस्सा है, वो पैसा जीपीएफ में ट्रांसफर किया जाता है। ये बात समझ लीजिए। तो आपके पास एक बचत रहेगी। ऐसा मूर्खतापूर्ण काम करके मतलब कोई आप बहुत झंडे नहीं गाड़ देंगे। नहीं कटवाए हो अगर 20 साल से तो आपका ही नुकसान है, किसी और का नुकसान थोड़ी है उसमें। और जो जो आपको सेंसिटाइज करेंगे वो तो कर ही रहे हैं सेंसिटाइज, उसमें तो कोई लेना देना है ही नहीं। अगर आप कटवाओगे, कल ओपीएस बहाल हो जाएगी तो आपका हिस्सा जीपीएफ में ट्रांसफर किया जाएगा। भाई, जो नवंबर में सबसे पहले एक आर्डर आया 20 नवंबर 2022 को, सॉरी दिसंबर 2022 में, कि जो लोग पहले किसी दूसरी नौकरी में थे ओपीएस में, फिर थ्रू प्रॉपर चैनल दूसरी नौकरी में सेलेक्ट हो गए लेकिन उनको एनपीएस में रख दिया गया, ऐसे सभी लोगों को फिर एनपीएस से ओपीएस में शिफ्ट किया गया। तो उनका भी जो टोटल कॉर्पस था उसमें से जो कर्मचारी का हिस्सा था वो जीपीएफ से कैलकुलेट करके उनके जीपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। फिर 2023 में एक और आदेश आया कि जिनका विज्ञापन या फिर नोटिफिकेशन 22 दिसंबर 2003 से पहले का था, उन सभी लोगों को एनपीएस में से ओपीएस में शिफ्ट किया जाएगा। तो उन लोगों का भी जो पैसा कटा था 10% के रूप में, वो ब्याज सहित उनके जीपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। ऐसे नहीं होता कि अगर आप कटवा दोगे तो आप ओपीएस में नहीं जाओगे, इसका मतलब ये हो गया आपने स्वीकार कर लिया। इसी मूर्खता के चलते हमारे लाखों कर्मचारियों का नुकसान हो चुका है, इसी मूर्खता के चलते। मुझे बोलने में कोई इसमें शर्म थोड़ी है। हाँ, एक लोग लिख रहे हैं कि आप मैनेज हो गए हैं क्या? हाँ, हमने 200 करोड़ रुपए लिए हैं सरकार से, 200 करोड़ रुपए। अगर आप सुन रहे हैं तो सुन लीजिए, 200 करोड़ रुपए मैनेज हो गए हैं। दिमाग की बत्ती थोड़ा जला लीजिए तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि जब तक आपकी एनपीएस यूपीएस ओपीएस पर स्टडी नहीं होगी आप यही बोलते रहेंगे और आपकी जगह आपके बच्चे लड़ेंगे फिर आकर के। तो एक तो तरीका ये हो गया कि एनपीएस को स्क्रैप करके, और दूसरा एनपीएस को उसमें जो आमूल चूल परिवर्तन करने हैं, जो जरूरी परिवर्तन करके वो। तो हमें दूसरा रास्ता ठीक लगता है कि इस तरह से हम ओपीएस पा सकते हैं, ओपीएस तक पहुंच जाएंगे। यूपीएस में हम 80% ओपीएस तक पहुंचे हैं, हमारे 20% का अभी भी नुकसान है, वो हमारा 20% और हमको वापस मिल जाए। अंशदान हमारे निकालने के बाद हमारी पेंशन प्रोपोर्शनेटली डिक्रीज ना की जाए। यानी कि आप ऐसे समझिए कि अगर आप यूपीएस में से अपना पूरा पैसा, अपना पूरा अंशदान ब्याज सहित वापस निकाल लेते हैं तो आपकी पेंशन 50% से घट के 30% रह जाती। ये दुविधा है। अगर ये दुविधा खत्म हो जाए तो हमारी ओपीएस बहाल हो जाएगी। हमारा टारगेट वो है, और वो हम 2025 में ही कराएंगे, करा के दिखाएंगे। दूसरा, हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया है 15 अगस्त तक का, आज़ादी का दिन है 15 अगस्त। हमें भरोसा है कि 15 अगस्त को हमें एनपीएस और यूपीएस से आज़ादी मिल जाएगी। अगर 15 अगस्त को एनपीएस यूपीएस से आज़ादी नहीं मिलती है तो हम, जैसा कि हमारा पहले से प्रपोज्ड है, अक्टूबर के लास्ट में
हमारा एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में प्रपोज्ड है। हम उस आंदोलन पर फोकस कर रहे हैं और जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं सभी को बोल रहे हैं कि 15 अगस्त तक अगर नहीं आता है तो हमारा अक्टूबर के लास्ट में दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन होगा। जो लोग मदद कर सकते हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि वो लोग मदद करें, वो लोग आएँ, क्योंकि हम जिस तरीके से बात करते हैं कि कम से कम एक बार टेबल टॉक तो हो, सरकार से हम ये तो बताएं कि ये मिला ये नहीं मिला, अभी भी हम बाकी है, तो हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे, वहाँ तक हम पहुँचे। तो इसके लिए 15 अगस्त तक हम इंतज़ार कर रहे हैं और 15 अगस्त तक अगर हमें कोई बड़ी सूचना इस तरह की नहीं मिलती है, उसमें दो बातें हैं, एक पे कमीशन का गठन है ऑफिशियली और दूसरा ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसके सभी प्रावधान हैं, यानी कि हमारा अंशदान ब्याज सहित वापस और 50% की गारंटी, वो भी 25 साल में नहीं बल्कि 20 साल में, और वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन, 20 साल की नौकरी के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट। ये हमारी थीम है, यही हमारी एजेंडा है, यही हमारी डिमांड है। तो ये हमारा है अगस्त तक का, 15 अगस्त तक अभी हमारे पास 15 दिन है और पूरे देश में हम घूम ही रहे हैं। और एक बार फिर से मैं तमिलनाडु के कर्मचारियों को यहाँ से सैल्यूट करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और उनके हौसला अफजाई करता हूँ कि उन्होंने बहुत शानदार कार्यक्रम किया और लगा सभी 38 जिलों में हंगर स्ट्राइक करके सरकार तक एक शानदार मैसेज भेजा है, जिसे द हिंदू जैसे बड़े मीडिया ने उसको अपनी वाल पर जगह दी उस आंदोलन को। तो डेफिनेटली हम पुरानी पेंशन बहाली तक ज़रूर पहुँचेंगे। अगर किसी साथी के कोई सवाल हैं, कोई क्वेरी हो तो मैं ले लेता हूँ। सर प्लीज़ पे लेवल मर्जर के बारे में देखिए, देवाशीष साहू साहब, देखिए जब तक कि कमेटी के गठन का ऐलान नहीं हो जाता, मैं आपको बता दूं 15 टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं, TOR हैं, जिनमें पे लेवल मर्जर भी है, डियरनेस है, HRA है, और चौथा पॉइंट जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली है, 8वें पे कमीशन के गठन में भी। तो जो लोग नहीं समझ रहे हैं तो सबसे पहले आज गूगल करिए, उसमें लिखिए टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस ऑफ 8th पे कमीशन, उसमें लिखिए और सभी 15 पॉइंट देखिए, जो कौन कौन से 15 पॉइंट है उसमें आपको मिल जाएगा। इन सभी मुद्दों पर बातचीत होनी है। तो जो मर्जर वाला कॉन्सेप्ट है, मेरे पास LDC UDC जो साथियों जो उनकी एसोसिएशन है, उनके भी मैसेज और व्हाट्सएप फ़ोन आ रहे हैं कि उनके भी मुद्दे पर बात करनी है। कुछ ट्रांसफ़र पॉलिसी है, जैसे ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, अगर एक ही मंत्रालय के अंतर्गत अलग अलग ऑटोनोमस बॉडीज़ भी हैं तो भी स्पाउस और मेडिकल बेसिस पर उनको ट्रांसफ़र की सुविधा होनी चाहिए, ये हमारे एजेंडा में है। तो अगर कोई और कैलकुलेटर गूगल स्टोर पर नहीं है, गूगल स्टोर पर आप जानते हैं ग्लोरी गार्डन साहब, गूगल प्ले स्टोर पे डालने के लिए कैलकुलेटर पर कम से कम 1 लाख रुपए का खर्चा आता है भाई साहब। ऐसे नहीं बन जाता कि गूगल प्ले स्टोर पे आ जाए, वो पूरी तरीके से कमर्शियल होता है और उस पर डालने के लिए प्रॉपर एप्लीकेशन बनती है। एप्लीकेशन बनाने वाला ही 50-60 हज़ार रुपये ले लेगा, वो मुश्किल काम है। हमने जितनी कोशिश कर सकती थी कि हमने वो उतनी कोशिश कर ली है, एक मतलब जो है वेब लिंक तैयार कर लिया है, आप उस पर देख सकते हैं। और मैंने जैसा कि आप लोगों को बता दिया क्या क्या सावधानी बरतनी है, वो सावधानी बरतिए। और उसका पैसा फिर मैं बताऊंगा कि अब वो हमारे पास नहीं है, अब वो पूरी तरीके से डेवलपर के पास है और वो 50 रुपये का उनका है कि 50 रुपये दे करके कोई भी उसको देख सकता है। अदरवाइज फ्री ऑफ कास्ट कितने सारे हैं, जरूरी थोड़ी उसी को देखना, अब दूसरों को देख लीजिए, बहुत सारे कैलकुलेटर हैं, किसी को भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आदमी मेहनत करेगा, जिसने बनाया है, वो फ्री ऑफ कास्ट ज़िंदगी भर तो नहीं चलाएगा। 25,000 से ज़्यादा लोगों ने उसको फ्री एक्सेस किया है। अब जितनी लिमिट थी उनको लग रहा था कि अब इसके बाद कोई नहीं देखेगा, लेकिन जब से कल उन्होंने इसको पेड कर दिया तब से उसको देखने वाले लोगों की भीड़ बढ़ गई। ऐसा ही होता है जब फ्री की चीज़ की वैल्यू ही नहीं होती। तो अब तक वरना 25 लाख लोग भी उसको देख सकते थे। अंशु टंडन बजाज जी, मेरा भी भाई नुकसान हुआ जी। अंशु जी, यानी आपने भी पैसा नहीं कटवाया होगा। वो आपकी लीडरशिप ने यही बोला होगा ना कि अगर कटवा दोगे तो आप उसमें चले जाओगे। हाँ, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अगर आपने यूपीएस स्वीकार कर लिया, पहली बात तो देखिए हम यूपीएस को स्वीकार करने के बिल्कुल फेवर में नहीं है, सिवाय उन केसेस के जो बिल्कुल रिटायरमेंट की कगार पे बैठे हैं या रिटायर हो चुके हैं, उनकी मजबूरी है, वो तो मजबूरी है उनकी। जो 31,500 कुछ 55 लोगों ने स्वीकार किया है यूपीएस को, ये वही लोग हैं जिनकी सर्विस लेंथ बहुत शॉर्ट है, कम दिन की है, 15-20 साल की है। उनकी मजबूरी है, क्योंकि ये लड़ाई लंबी है, पता नहीं कब तक चलेगी उनके हिसाब से।
रवि इंजीनियर रंजन कुमार जी पूछ रहे हैं कैलकुलेटर कहाँ है। देखिए मैं आपको बोल देता हूँ, DR मतलब डॉक्टर, DR बिना स्पेस दिए हुए मंजीत, मंजीत की स्पेलिंग होगी MANJEET, मंजीत .in, DR मंजीत .in। वो सिंपल सा है, कहीं भी लिखो आप उसको एसेस कर सकते हो जी। अमित भारद्वाज जी का भी कैलकुलेटर कहाँ है, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि कैलकुलेटर कहाँ पर है जी। विशाल सिंह हिंदू जी, जीबी मंडोली सर, सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी जब तक है कर्मचारियों का भला नहीं हो सकता। आ, मैं तो नहीं कहूँगा कुछ इस पर मैं कमेंट दूंगा नहीं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ। मैं अगर ये बात कहूँ तो किस पार्टी से मैं ठेका ले सकता हूँ, ये कहना मुश्किल है ना कि कौन सी पार्टी। जब मैनिफेस्टो में नहीं रखा, जो कि आसान काम था, तो ठेका कौन सी पार्टी लेगी। किसी, हम तो कह रहे हैं आज भी कोई पार्टी बोले ना, डाल दे, आज आज भी कमिटमेंट कर दे, राइटिंग में जारी कर दे, कोई नहीं करने वाली है। स्टेट गवर्नमेंट की पार्टीज करेंगी, जो जिनके वश में नहीं है कुछ, वो करती रहेंगी, क्योंकि उनको इससे वोट लेना है, तो वो करती रहेंगी। रंजन कुमार जी 8वां पे कमीशन कब तक। देखिए 15 अगस्त हमने डेडलाइन हमारी तरफ से है सरकार को, कि 15 अगस्त तक अगर नहीं आता है तो हम अक्टूबर में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हम प्रतियां जलाएंगे यूपीएस की, एनपीएस की, और भी बहुत सारा हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। बीआरएस का प्रॉब्लम का क्या होगा। अमिताभ बरुआ जी, ये बात मैं गारंटी से आपसे कह रहा हूँ कि वॉलंटरी रिटायरमेंट जो स्कीम है, उस पर हर हाल में सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ेगा। बस 2-3 महीने और दीजिए, सरकार को वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन देनी पड़ेगी, गारंटीड कह रहा हूं मैं, ये करा के रहेंगे। संदीप यादव जी थैंक यू सो मच। तरुण भोला जी, संस्कार इंटरप्राइजेज जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। समरिंदर सर, मंजीत जी के नंबर पर बात कर ले, अच्छा ठीक है, मेरा नंबर भी है, ओपन है मेरा नंबर 9899353538। व्हाट्सएप पर भी है, फेसबुक पर भी है, ट्विटर पर भी है, हर जगह नंबर। गूगल पर भी लिखोगे तो गूगल पर भी सीधे सीधे मिल जाएगा। तो सर प्लीज़ फालतू लोगों से ट्रिगर नहीं, मैं ट्रिगर नहीं हो रहा हूँ, लेकिन ये वो लोग हैं दोस्त, जिन्हें आता जाता कुछ नहीं। पेंशन भी लिखेंगे तो PENTION लिखेंगे, मेरी वाल पर लिखते हैं नाप शनाप, वो लिखते भी गलत हैं। जब तुम्हारी मतलब जो है ग्रामेटिकल, तुमको पेंशन ही लिखना नहीं आता है, तो जो भी देखेगा वो ये कहेगा तो पेंशन ही लिखना नहीं आता, तो इसको पेंशन दे के क्या ही करोगे। तो कम से कम सरकारी कर्मचारी हो, सिलेक्शन से आए हो, जो भी लिखना, अनाप शनाप लिख रहे हो आप, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई जिम्मेदार होते हुए भी अनसंट लिख रहे हो। आपको जिस बात का भी विरोध करना है वैसे करो, विरोध करने का सबको राइट है, आप भी कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, लेकिन तरीका पढ़े लिखे वाला होना चाहिए। बस यही बात कहूँगा, इससे ये पता चलता है ना कि आप कहाँ से आए हैं, किस जगह से निकले हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और किसी साथी का, डॉक्टर साहब अच्छी जानकारी देने के लिए आपका भी धन्यवाद। कृपया बता दिए कैलकुलेटर कैसे, मैंने बता दिया, कैलकुलेटर के लिए मैंने बता दिया drmanjeet.in, DRMANJEET। समय सिंह मीणा सर, थैंक यू सो मच आपके शानदार शब्दों के लिए, मोटिवेशन के लिए। न कभी मैनेज हुआ है, न कभी होगा। वो लोग बोलते हैं तो मैं बोल देता हूँ 200 करोड़, मुझे लगता है 200 करोड़ काफ़ी ठीक रकम लगती, इसलिए बोल देता हूँ 200 करोड़ में लिया है मैनेज हुआ हूँ। अगली बार से 2000 करोड़ बोला करूँगा। मेरे 2 अकाउंट हैं, एक PNB जो गांव का अकाउंट है, जिसमें जिसमें गन्ने का पैसा आता है, वो नंबर याद नहीं रहता है चूँकि। दूसरा अकाउंट जो मेरा जो रियल अकाउंट है, जिसको मैं चलाता हूँ, वो 90 50 20 10 14 19 51 है, जिसको देखना अपना आराम से देखे जा करके। कैनरा बैंक का अकाउंट है, सबके दोस्त आजकल है, मुझे कोई अकाउंट नंबर दे दे, मैं सारी हिस्ट्री पता कर लूँगा आराम से। कैलकुलेटर पूछ रहे हैं drmanjeet.in, कोई साथी अगर टाइप कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा, DRMANJEET मंजीत.in। तो मैं टाइप कर देता हूँ इस पर, तो आसान हो जाएगा, कमेंट के रूप में मैं टाइप कर देता हूँ। 1 मिनट दीजिए मैं मैसेज में टाइप, कमेंट में टाइप कर देता हूँ, आराम से आप लोग उसको विजिट कर सकते हैं। मेरे 2 अकाउंट है, एक मैसेज में टाइप, कमेंट में टाइप कर देता हूँ, आराम से आप लोग उसको विजिट कर सकते हैं। DRMANJEET
IN मैंने मैसेज कर दिया है आप लोगों को। अब आप आराम से उस पर सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको। मेरी तरफ से बस इतना ही था आज, और किसी साथी का कोई सवाल हो तो प्लीज़ बता दे। 8th पे कमीशन मैंने बोला, वैसे तो सरकार के गले की फांस बन चुका है 8वां पे कमीशन। कुछ दिन पहले तक कोई इसकी चर्चा नहीं थी। 15 जनवरी को मैं मनी 9 के लाइव था, मनी 9 पर। उसमें मैंने बोला कि एक हफ्ते के अंदर आपको पे कमीशन के गठन का सूचना मिल जाएगा, और 16 जनवरी को अश्विनी वैष्णव जी ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया। उससे पहले मैं एक हफ्ते पहले ही फाइनेंस मिनिस्ट्री जाकर के कुछ अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर बातचीत करके आया था। उसकी मैं जानकारी देने के लिए मनी 9 पर लाइव था कि पे कमीशन, तब तक लोग कह रहे थे कि पे कमीशन गठित ही नहीं होगा। गठन का ऐलान होने के बाद अभी कुछ लोग मेरी बात पे लिखते हैं ना, पे कमीशन छोड़ो, केवल ओपीएस। अरे भाई, तुम्हें केवल ओपीएस से मतलब है ना, हमारे लोगों को पे कमीशन से बहुत बड़ा लेना देना है, क्योंकि उनकी 18,000 सैलरी, वो आज भी 27,000 रुपये पाते हैं। 5 साल 6 साल 7 साल नौकरी करते हो गए, उनकी 30-32,000 रुपये सैलरी, दिल्ली में कैसे सर्वाइव करेगा। पे कमीशन एक बहुत बड़ा मसला है, कोई छोटा मोटा मसला नहीं है। और ये कंजूस सरकार है जो पे कमीशन, मतलब जो है क्या कहते हैं ना कि थूक लगा करके दिन गिनने वाले लोग, ये वो सरकार है। तो पे कमीशन का अगर हम इन पर दबाव नहीं बनाएंगे तो फिर वो जो न्यूज़ आती है ना आपकी 1.7 1.8, फिर वही मिलेगा आपको। फिर आप गालियां देते रहो, एक बार आ गया तो करते रहो आप लड़ाई, खूब लड़ो, खूब नुक्कड़ गली चौराहों पर पुतला फूको, क्या ही फर्क पड़ता है। फर्क तो तब पड़ेगा जब आप पहले से कुछ अमेंडमेंट कुछ बेहतर करा लेते हो। अच्छा, जिनको आलोचना करनी है, जिनके पास कुछ है नहीं, देखिए मेरे पास आज भी, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मेरे पास मिनिमम फिटमेंट फैक्टर है 2.1। ये मेरे पास मिनिमम है, मैक्सिमम की मैं बात नहीं करता। मेरा फोकस ये है कि 2.1 से कम ना रहे, जितना ऊपर चला जाए, मेरा फोकस इस पर है, आपको बता रहा हूँ। लेकिन जिनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है वो क्या करेंगे। देखिए, गवर्नमेंट तो आज नहीं तो कल पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर आ जाएगा, लागू भी हो जाएगा, वो कुछ भी आए। तो जिनको केवल आलोचना करनी है वो ये कहेंगे, देखो हम कह रहे थे ना ये सरकार के दलाल हैं, ये बिक गए, इन्होंने 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 अपने आप को बेच दिया, ये इन्होंने सरकार की दलाली कर ली, गुलामी कर ली, और हम तो इतना दिलवाने के लिए कह रहे थे। अरे भाई, तो दिलवाओ ना, किसने रोका है, किसी ने रोका है। तुम्हारे पास ना कोई प्रपोजल है, ना तुम्हारे पास कोई एजेंडा है, ना कोई तुम्हारे पास पेपर वर्क है, लेकिन जब आ जाएगा तो आलोचना करने के लिए सबसे पहले वो आ जाएंगे। तो जिनको ये काम करना है वो वही करेंगे, हमें जो करना है हम वो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। drmanjeet.in है, जिनको भी देखना है वो देख सकते हैं। भारत सरकार ने खुद जारी किया है, वो भी कैलकुलेटर अच्छा है, थोड़ा कठिन है लेकिन कैलकुलेटर अच्छा है। आपको सारी आज़ादी है, कितना आप उसमें जो है रिटर्न लेते हो वो सब आपको ही भरना है। कठिन है लेकिन है, अच्छा कैलकुलेटर है। और सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ में, हाँ, ये गोपाल बैरागी साहब का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी सीएबीज में मैं आपको बता दूं कि 30 मार्च 2021 में जब कोरोना काल में हम लोगों ने डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में पुरानी पेंशन का विकल्प लागू करवाया था, वो विकल्प आज तक सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ में यूनिफाइड रूप से लागू नहीं है। किसी किसी ने ले लिया है, जैसे एम्स ने ले लिया, चंडीगढ़ पीजीआई ने ले लिया, कुछ और जगहों पर लागू हो गया, लेकिन केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या ऑटोनोमस और रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ अभी भी ये लागू नहीं है। इसके लिए हमने 2 बार सरकार को लेटर भी लिखा। एक बार यूजीसी ने लेटर जारी कर दिया, उच्च शिक्षा विभाग ने, और नवंबर 2023 में उसको सरेंडर कर दिया। तो वहाँ की यूनियनों ने आज तक इस मुद्दे पर ना कोई धरना किया, ना आंदोलन किया, ना कोई बैठक की, ना सरकार से कभी मिलने की कोशिश की, तो वो ही पड़ा है, अभी तक लागू नहीं हुआ। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम तो 4 साल बाद आया है, तो आप सोचो कि जो 4 साल पहले आई चीज़ वो अभी तक लागू नहीं हो पाई, तो 2025 में जो चीज़ आई है 1 अप्रैल को, वो इतनी जल्दी कैसे लागू होगी। लेकिन अगर ये लागू हो जाता है तो कम से कम ये है कि डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प तो मिल जाएगा लोगों को। तो गोपाल बैरागी साहब, इसके लिए सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि भूपेंद्र यादव जी थे पहले, इस समय मुझे पता नहीं, इस समय शायद
किसी और के पास ये मंत्रालय चला गया है, उनसे मिल करके इस पर पैरवी करनी पड़ेगी, तब जा कर के ये लागू हो पाएगा। तो आपके सवाल का भी जवाब हो गया है मेरे ख्याल से। ये पंचराम साहू साहब पूछ रहे हैं, यूपीएस में वीआरएस के लिए क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल का क्या हुआ सर? इस पर हम लगे हुए हैं और ये करा के रहेंगे 20 साल में वॉलंटरी रिटायरमेंट और रिटायरमेंट के दिन से पेंशन। ये हमारे एजेंडा में है, हम उस पर हमेशा बात करते हैं। हमारी दो ही चीज़ें होती है। आज हमने वित्त मंत्रालय को और पेंशन मंत्रालय दोनों को ही पत्र भी लिखा है। कल पत्र की कॉपी आप लोगों तक साझा हो जाएगी। हमने उनसे अपॉइंटमेंट के लिए डिस्कस किया है, क्योंकि कल माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने खुद ही पार्लियामेंट में इस बात का जवाब दिया है कि अभी तक केवल 31,555 लोगों ने ही यूपीएस को स्वीकार किया है। तो इसका मतलब ये 1% से भी कम डेटा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में 29 लाख कर्मचारी है टोटल जो अंडर एनपीएस वर्क कर रहा है, और 29 लाख में से 30,000 केवल आया है। तो इसका मतलब 1% से भी नीचे हैं। और ये वो लोग हैं जो या तो रिटायर हो चुके हैं या रिटायरमेंट की कगार पर हैं। जिसका 10-15 साल रिटायरमेंट में है वो नहीं है ये। तो माननीय वित्त मंत्री जी को भी ये समझना पड़ेगा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिन लोगों ने भी बनाया है उन पर पेनाल्टी लगनी चाहिए, क्योंकि 1.5 साल उन्होंने समय बर्बाद किया, सरकार का भी पब्लिक का भी पैसा बर्बाद किया, और ऐसी स्कीम बनाई जिससे न सरकार को फायदा हुआ न कर्मचारियों को फायदा हुआ। तो 9 दिन चले 2.5 कोस वाली है। तो इस तरह का सरकार इजी गवर्नेंस की बात करती है, स्विफ्ट गवर्नेंस की बात करती है, और हर जगह कटौती छटौती करती जा रही है, निजीकरण कर रही है, मिनिमम गवर्नेंस की बात कर रही है। तो ऐसे में जो लोग ये बना रहे हैं इस तरह के प्रोजेक्ट, जो फालतू के प्रोजेक्ट हैं, जिनका न सिर है न पैर है, जिनका कहीं कोई ग्राउंड नहीं है, तो उस पर 1.5 साल बर्बाद किया, समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, तो पेनाल्टी होनी चाहिए इन पर। सीधी सी बात है, इसका उठाओ ना। कि अब ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी बैठ करके पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी तो बनाने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन पर उनकी कोई बात ही नहीं करता। हमारे साथ जो धोखा हो रहा है, असली धोखा तो वही कर रहे हैं। अगर वही पॉलिसी को ठीक कर दे तो हमें ओपीएस मिल ना जाए, तो वही करना नहीं चाह रहे, वही सरकार को समझाना नहीं चाह रहे। वो सरकार को बल्कि ये समझाते हैं कि ये कर्मचारी सरकार के ऊपर बोझ हैं, इन पे पैसा जाया हो रहा है, इनकी सारी नौकरियां निजीकरण कर दी जानी चाहिए, सारा कारपोरेटाइजेशन कर दिया जाना चाहिए। ये बताने वाला कौन है? वो तो हमारे परिवार के लोग हैं ना, ये उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। लेकिन हर चीज़ में हम लोग ले आते हैं, क्योंकि हमारा भी क्या है टारगेट, सीधा सीधा राजनीति। हम लोगों का राजनीतिक उल्लू सीधा होना चाहिए, मसला हल हो या ना हो, लेकिन हमारी राजनीतिक भड़ास निकल जानी चाहिए। तो हम लोग वो अवसर तलाशते हैं। तो जो अवसर जिसको जो तलाशता है वो तलाश ही लेता है, जिसको जो देखना रहता है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी थी तैसी, वही हाल है, उनको वही चीज़ दिखती है। तो हमारी तरफ से आज इतना ही। बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं, अभी भी 100-125 लोग अभी भी लाइन पे हैं। सीबी का क्या समझा नहीं। मंजीत सर, हमें आप पर पूरा भरोसा है सर, बिल्कुल, बहुत बहुत ये भरोसा बनाए रखिए सर। और हम फिर कह रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद, अगर 15 अगस्त तक बड़े कदम, बड़े फैसले नहीं लिए गए भारत सरकार द्वारा, तो हम एक बड़ा आंदोलन तैयार कर रहे हैं। अक्टूबर के लास्ट में होगा वो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।